Assalamu alaikum students, this is Hassan Khan and today I'm going to share with you the solution of the second past paper of NUMS. So let's begin. MCQ number 1. During each cycle, a heat engine with an efficiency of 25%, एक हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी गिवन है 25% और टेक्स 800 जूल ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो इसको Q1 से रिप्रेजेंट करेंगे. हाउ मच वेस्ट हीट इज़ एक्सपेल्ड, Q2 कैलकुलेट करना है. सही है. एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 और मल्टीप्लाइड बाय 100. सही. तो अगर ये एफिशिएंसी 25% है, एफिशिएंसी को डिवाइड बाय 100 करा दें तो ये 0.25 बनेगा. तो इसको मैं लिख रहा हूँ 0.25 इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 कैलकुलेट करना है और Q1 की जगह पे 800. सही भाई. ये पूरा इधर माइनस का ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 0.25 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा. तो ये बनेगा Q2 डिवाइडेड बाय 800 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.25. ठीक है. तो Q2 इज इक्वल्स टू 800 मल्टीप्लाइडेड बाय 1 में से 0.25 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 0.75. और इसको अगर हम इस तरीके से लिखें Q2 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 75. सही है ना, क्योंकि इसके पास 2 डिजिट्स थे और तो ये 100 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0.2 डिजिट्स आगे बढ़ जाएगा. उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 5 40 7 8 प्लस 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा 600. तो Q2 की वैल्यू आ गई 600 जूल्स. इसका आंसर है ऑप्शन ई. MCQ नंबर 2. मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अब देखो ये लिखा हुआ है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड V. मूविंग मतलब मूव कर रहा वेलोसिटी से, तो मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाय चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी V किसके इक्वल होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल होता है. याद करो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है FM इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा. तो यहाँ से अगर मैं Q और V को उस तरफ डिवाइड करा दूंगा तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगी. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है. MCQ number 3. Which of the following best describes the magnetic field lines created by a long straight current carrying wire. भाई एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सर्कुलर बनती है. बाय राइट हैंड रूल हम कैलकुलेट करते हैं. तो सर्कल से सेंटर्ड द वायर, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा. उन सब सर्कल्स का जो सेंटर है वो ये वायर होगा. सबका सेंटर सेम है. सही है ना. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. MCQ number 4. A metal rod of 25 centimeter length given. अच्छा 25 मैं इधर लिख लेता हूँ. लेंथ L इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर्स. सही है. इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये बनेगा डिवाइड बाय 100 0.25 मीटर्स. इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर्स पर सेकेंड. वेलोसिटी गिवन है 0.5 मीटर्स पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.25 टेस्ला. सही है. फाइंड द EMF प्रोड्यूस्ड इन द रॉड. EMF कैलकुलेट करनी है. तो EMF का फॉर्मूला होता है मोशनल EMF का. EMF इज इक्वल्स टू VBL साइन थीटा. अब इसके अंदर कह रहे हैं मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो थीटा की जगह पे 90 सब्सटीट्यूट करेंगे. परपेंडिकुलर है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल्स टू VBL. सही. तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं. V का मतलब है वेलोसिटी 0.5, B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0.25 और L लेंथ है, लेंथ की वैल्यू भी 0.25 है. तो 0.25 इधर सब्सटीट्यूट कर दिया. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.5 का मतलब है 5 × 10⁻⁻1 और 0.25 का मतलब है 25 × 10⁻⁻2
और यहाँ पर भी 25 10⁻⁻²। सही है भाई। तो इन सब नंबर्स को अगर मैं एक जगह पे कर लूँ तो 25 × 25 625। अगर मैं 25 को 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो 625 बनेगा, और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो उसको साइड में कर लेते हैं। 625/5 तो 25 × 10 + 2 12 5 6 30 31। तो इसका आंसर आया हमारे पास 3125। और जितनी भी पावर्स लिखी हुई हैं 10⁻², वो सब एक जगह पे कर लेते हैं। तो -2 -4 हो गया ऐड होके, और -1 -5 हो जाएगा। सही है। तो अब अगर ये जो हमारे पास पॉइंट है, इसको अगर मैं 3 डिजिट्स पीछे लेकर जाऊंगा तो ये पावर हो जाएगी 3.125 10⁻²। इसका आंसर है ऑप्शन डी, और यूनिट है इसका वोल्ट्स EMF। MCQ नंबर 5, वाई पिक्चर ऑन अ TV स्क्रीन बिकेम डिस्टॉर्टेड व्हेन मैग्नेट इज बॉट नियर द स्क्रीन। देखो भाई, जो CRT मॉनिटर्स हुआ करते थे ना, कैथोड रे ट्यूब, उनके अंदर बिल्ट इन एक मैग्नेट जो है वो फिक्स किया हुआ था। तो जब आप एक एक्सटर्नल मैग्नेट उस स्क्रीन के ऊपर रखते थे तो उसकी वजह से जो अंदर जो मैग्नेट था उसकी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती थी। तब जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आती थी वो फिर सही से डिफ्लेक्ट नहीं हो पाती थी, दूसरी जगह पर डिफ्लेक्ट हो जाती थी। इस वजह से इसका आंसर है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिफ्लेक्टेड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। MCQ नंबर 6, अ पाइप हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। एक पाइप है, उसकी लेंथ है 1 मीटर्स। सही है। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब F1 कैलकुलेट करना है। फर्स्ट टू हार्मोनिक्स, अच्छा फर्स्ट टू हार्मोनिक्स, इसका मतलब F1 की वैल्यू चाहिए, F2 की वैल्यू चाहिए, और F3 की वैल्यू चाहिए। ये फर्स्ट हार्मोनिक है और ये सेकंड हार्मोनिक है। अच्छा, ओपन पाइप ओपन है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए। F1 = V/2L। सही है। तो V वेलोसिटी है, 340 मीटर्स पर सेकंड गिवन है। तो 340 को जब आप डिवाइड करोगे, लेंथ हमारे पास 1 मीटर्स है, तो 1 सब्सटीट्यूट करने पे 340 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा 170 हर्ट्ज़। तो ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। और F2 फर्स्ट हार्मोनिक कैलकुलेट करने के लिए इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, F2 = 2F1 बनेगा। तो 2 × 170 आंसर आ जाएगा 340 मीटर्स पर सेकेंड, 340 हर्ट्ज़। सही है। तो ये F2 हो गया। और F3 कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 3 × 170, आंसर आ जाएगा 510 हर्ट्ज़। तो इसका आंसर है F1 170, F2 340 और F3 510, ऑप्शन ए। MCQ नंबर 7, at points where the displacement of two waves cancel each other's effect, the path difference is an odd integral multiple of half of the wavelength. Path difference is an integral multiple, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी m+½ लैम्डा, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है। तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। MCQ नंबर 8, अ डायोड एज अ रेक्टिफायर कन्वर्ट्स AC इंटू DC। डायोड या रेक्टिफायर की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट इज़ रेक्टिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग AC इंटू DC इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और अगर मैं DC से AC की बात करूँगा तो वो इन्वर्जन कहलाती है, जो इन्वर्टर करता है। MCQ नंबर 9, आइडेंटिफाई द पोस्टुलेट्स विच हेल्प टू फॉर्मुलेट द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ गैसेस। देखो, इस MCQ के अंदर कह रहे हैं कि पोस्टुलेट बताओ जो मैथमेटिकल मॉडल दें गैस का। मैथमेटिकल मॉडल मतलब जिसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ रही हों। तो अब ये कह रहे हैं कि अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, तो पहला तो नहीं हो सकता। दूसरे की अगर हम बात करें तो द साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल इज़ मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। हाँ, ये हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स का जो डायमीटर होता है वो 3 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है, या अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻⁻10 मीटर्स के इक्वल होता है इनका डायमीटर।
मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन, ये भी नहीं हो सकता, इसके अंदर कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा 2 ओनली, यानी कि ऑप्शन बी। MCQ number 10. The turbine in a steam power takes steam from boiler at 427 degree centigrade. ये टेम्परेचर ऑफ सोर्स गिवन है T1, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो T1 इज़ इक्वल्स टू 427 डिग्री सेंटीग्रेड। कैल्विन्स के अंदर ये वैल्यू हो जाएगी 600 कैल्विन्स अप्रॉक्स, नहीं 700 कैल्विन्स, 700 कैल्विन्स हमें ये टेम्परेचर गिवन है, सही है। और एग्जॉस्ट इनटू अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर 77 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर ऑफ सिंक हो जाएगा T2, और ये कैल्विन के अंदर अगर +273 करें तो ये वैल्यू बनेगी 350 कैल्विन्स। आगे लिखा व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो याद करो एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला था, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाय 100, सही ना भाई। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सिंपल। T2 की जगह पे 350 सब्सटीट्यूट करा, T1 की जगह पे 700 सब्सटीट्यूट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करा दें। इन दोनों के अंदर 2 टाइम्स का फ़र्क है, 350 1 टाइम्स 350 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1 में से जब हाफ माइनस करेंगे तो हाफ रह जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास एफिशिएंसी आएगी 50%। इसका आंसर ऑप्शन डी। MCQ number 11. If a process cannot be retracted in the backward direction by reversing the controlling factors, it is, बट जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकता है तो इसका मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका आंसर ऑप्शन बी। MCQ number 12. A digital system deals with quantities or variables which have only two discrete values or states. Identify the examples of such quantities. देखो डिजिटल सिस्टम जो है वो 2 डिस्क्रीट वैल्यूज से डील करता है, ये तो बात सही है, ओपन या क्लोज 0 और 1, तो अ स्विच कैन आइदर ओपन और क्लोज, ये तो बिल्कुल सही बात है। बल्ब कैन बी आइदर ऑफ और ऑन, बिल्कुल सही बात है। 0 और 1 का, 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। अ स्टेटमेंट सर्टेन कैन बी ट्रू और फॉल्स, ये भी बिल्कुल सही बात है कि ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। कैसे कि इसकी 2 डिस्क्रीट वैल्यूज़ हो सकती हैं, स्टेट्स हो सकती हैं, ये जो है वेरिएबल्स, देखो वैल्यूज़ तो हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्टेट्स वाली जो बात है ना ये गलत भी हो सकती है, तो इस वजह से इसका आंसर होगा 1 2 3 ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन ई। MCQ number 13. The potential difference between the terminals of the battery in open circuit is 2.2 volts, ये हमें EMF गिवन है, सही है, और इसके अंदर 2.2 वोल्ट्स की EMF है, सही है। आगे लिखा हुआ है कि व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohms, इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट करा तो ये लोड रेजिस्टेंस हो गई, द पोटेंशियल फॉल्स टू 1.8 वोल्ट्स, ये टर्मिनल पोटेंशियल आ गया, सही। व्हाट इज़ द करंट ऑफ द बैटरी, करंट कैलकुलेट करना है, तो इस रेजिस्टेंस के लिए ये वोल्टेज है, तो इस वजह से ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, सिंपल, वी टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू करंट टाइम्स रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर करंट कैलकुलेट करने के लिए I इज़ इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 1.8 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये अप्रॉक्स कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसको लिखूँ 18/50, तो अंडर उसको 50 बार लिखा, 18 अंदर लिखा, पॉइंट लगाया, 0 लिया, 53 टाइम्स 150 होता है, तो 30, फिर एक और 0, 6 टाइम्स 300, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.36 एम्पियर्स, यानी कि ऑप्शन ए। MCQ number 14. A platinum wire has resistance given है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर T1
और तो इस रेजिस्टेंस को मैं कह रहा हूँ आर नॉट, और 20 ओम्स रेजिस्टेंस हो गई कैपिटल आर, और ये टेम्परेचर हो जाएगा T2, इसको मैं कह रहा हूँ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले। आर नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 10 ओम्स, और आर की वैल्यू गिवन है हमें 20 ओम्स। सही है। अगर मैं डेल्टा टी की बात करूँ तो डेल्टा टी डिफरेंस जो है टेम्परेचर का, तो 273 माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर आएगा 273 केल्विन्स। सही है। तो इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो, बात एक ही होती है। सही। तो इस वजह से इसको केल्विन में उसके साथ हमने डायरेक्ट केल्विन लिख दिया। अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत अच्छी बात कर दी भाई। इसको कैसे सॉल्व करें? इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है डेल्टा आर इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा आर नॉट डेल्टा टी। तो इसके अंदर अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, तो वैल्यूज़ ये आर नॉट और डेल्टा टी मल्टीप्लाई के उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। ठीक है भाई। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डेल्टा आर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो 20 माइनस 10, आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10, और डेल्टा टी की वैल्यू है 273। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 1/273। सही है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर इक्वल ले लूँ 1/300 के, तो ये वैल्यू हमारे पास आराम से सॉल्व हो सकती थी। इसको अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, इसको अगर मैं लिखूँ 1/3 10⁻⁻², तो 1/3 जो है अगर आप इसको डिवाइड करो तो वो बनता है 0.3333, और 10⁻⁻² एज इट इज़ लिखता है। तो अगर मैं एक पॉइंट इधर ले जाऊँ तो ये बनेगा 3.33 10⁻³ केल्विन इनवर्स। सही है। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो कौन सा आंसर है भाई? ये इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अप्रॉक्सीमेटली इसी के इक्वल है। अच्छा, ये जो है ना ये पावर है 10⁻³ लिखा है, और ये केल्विन इनवर्स लिखा है, केल्विन की पावर -1। सही है। तो टाइपिंग एरर है। MCQ number 15. The shunt resistance must be what shunt resistance must be connected across a galvanometer of 50 ohms. galvanometer की resistance है, इसको मैं RG से represent कर रहा हूँ। resistance which gives full scale deflection with 2 milliamperes current. जब galvanometer में से इतना current पास होगा तब वो full scale deflect कर रहा है, तो ये current from galvanometer IG से represent कर रहा है। सो एज़ टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर्स, ये करंट की रेंज है। तो गैल्वेनोमीटर की जो शंट रेजिस्टेंस होती है एमीटर की, उसका फॉर्मूला होता है शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू IG RG अपॉन I माइनस IG। सही। अब इसके अंदर अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं तो IG की वैल्यू 2 मिली एम्पियर्स, मिली को कन्वर्ट कर देते हैं 2 10⁻³ एम्पियर्स बनेगा। RG की रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 50 और डिवाइड हो रहा है I माइनस IG, यानी कि 10 माइनस 2 10⁻³ सही ना भाई। अब ये देखो, ये 2 10⁻³ का मतलब क्या है? अगर मैं लिखता हूँ 2 10⁻³ तो इसका मतलब है 0.002। सही। और डिनोमिनेटर के अंदर यही वैल्यू 10 में से माइनस हो रही है, तो ये इसका आंसर अगर मैं इसको 10 में से माइनस करवाता हूँ तो ये वैल्यू बनेगी 9.998 के करीब। सही। तो जब 9.998 के करीब अप्रॉक्स 10 ही है, तो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया, ज़ीरो के इक्वल ले लिया, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, ताकि सॉल्यूशन के अंदर जो है वो आसानी हो जाए। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 5 टाइम्स 50 100 हो जाएगा, 10⁻⁻1 बनेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 10⁻⁻2, यानी कि 0.01 ओम्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। MCQ नंबर 16। फाइंड द रेडियस। रेडियस कैलकुलेट करना है एक इलेक्ट्रॉन का जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इतनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है, तो इसका फॉर्मूला होता है ना भाई रेडियस का, R इज इक्वल्स टू mv अपॉन EB। m इज़ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी, E चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, B इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ।
तो इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। मास इलेक्ट्रॉन का मास 9 × 10⁻³ किलोग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेलोसिटी 2 × 10⁻⁻7 और डिवाइड हो रहा है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंशियल -19, ऐसा ही है ना। इसको अगर मैं लिखूँ 16 × 10⁻⁻20, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो क्या ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए तो इसको मैंने लिखा 16 × 10⁻⁻20 और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1.2 × 10⁻³ केविन है। सही। तो आज ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसको 2 1 टाइम्स 2 8 टाइम्स कैंसिल आउट कर सकते हैं। सही है। और अब ये अगर मैं इसको लिखूँ न्यूमरेटर में 9 है 10⁻⁻31 और 10⁻+7 और ये डिवाइड हो रहा है ये लिखा है 8 10⁻⁻20 को मैं बाद में लिखता हूँ, पहले ये लिखा 1.2 नंबर 17। इसमें पूछ रहा है भाई विच पेयर इज़ डिफरेंट इन नेचर। तो डिफरेंट इन नेचर अगर हम पहला पेयर पढ़ें तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, दूसरा है मोमेंटम वेलोसिटी, तीसरा है फोर्स और काइनेटिक एनर्जी, चौथा है पावर और स्पीड। अब देखो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, स्केलर। तो सब पेयर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन ऑप्शन सी वाला जो पेयर है वो फोर्स और काइनेटिक एनर्जी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों डिफरेंट्स हैं। MCQ नंबर 18, अ मैरी गो राउंड इज़ बीइंग एंजॉयड बाय द चिल्ड्रन। अब ये मैरी गो राउंड एक राइड होती है चिल्ड्रंस के लिए। इसके अंदर होता ये है कि भाई एक नीचे बेस होती है और ऊपर से जो है वो कुछ हॉर्सेस वगैरह को यहाँ पर जो है वो हैंग कर दिया जाता है और ये बेस जो है वो रोटेट करती है। तो जब ये रोटेट करती है तो फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर होगा, कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रही होती है। इस वजह से इसका आंसर है ऑप्शन सी। MCQ नंबर 19, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m इज डिसेंडिंग वर्टिकली एट कांस्टेंट स्पीड। अब अगर ये कांस्टेंट स्पीड के ऊपर डिसेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जितना इसका वेट है उतनी ही इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है। उस अपवर्ड फोर्स को हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों जो हैं वो इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल नहीं होते, इसका वेट ज़्यादा होता तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करता, और अगर ड्रैग फोर्स ज़्यादा होती तो ये अपवर्ड एक्सेलरेट करता, लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगी। नंबर 20, अब इसके अंदर आपको ट्रुथ टेबल गिवन है, ए बी और एक्स की वैल्यूज़ गिवन हैं। तो अगर आप देखो तो 0 0 0 के इक्वल है, 0 1 1 के इक्वल है, 1 0 1 के इक्वल है, 1 1 1 के इक्वल है। तो ये और गेट होता है, तो ये और गेट है, इसको आपको याद करना होगा। अगर ये 0 0 1 होता, 0 1 0 होता, 1 0 1 होता तो फिर ये एंड गेट बन जाता। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, और गेट। MCQ number 21, longitudinal waves cannot travel through option D, vacuum. Longitudinal waves are type of material waves which require a certain medium to travel. Longitudinal waves material medium की एक टाइप है। जो material waves किसे कहते हैं, ऐसी waves जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़े। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। MCQ number 22, ratio of adiabatic molecules of elasticity to isothermal modulus of elasticity। ये मॉड्यूलस है। तो भाई अगर आप एडियाबैटिक मॉड्यूलस को डिवाइड करो आइसोथर्मल मॉड्यूलस से तो इसका जो रेशो है वो गैमा के इक्वल आता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं आइसोथर्मल की इक्वेशन लिखता हूँ तो वो होता है PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, लेकिन अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन लिखता हूँ तो वो होता है PV की पावर गैमा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सही है। तो इन दोनों के दरमियान में जो फैक्टर है इन दोनों को अलग करने का वो गैमा है। सही। तो एडियाबैटिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को जब आप डिवाइड करोगे आइसोथर्मल मॉड्यूलस से तो वो गैमा के इक्वल होगा। और गैमा क्या है, गैमा इज़ द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv। सही है ना। Cp मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
MCQ number 23. The temperature of the medium becomes 4 times than the speed of sound will. भाई अगर आपको याद हो, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है v/v0 इज इक्वल्स टू √t/t0. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. तो अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स कर देंगे तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे √4 लिखेंगे. √4 का मतलब है 2 टाइम्स, तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी. 4. In X-ray diffraction technique, the crystal act as, जो क्रिस्टल होता है एक्सरे डायफ्रैक्शन के लिए, तो वो जो क्रिस्टल है वो एज अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक्ट करता है, क्योंकि उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो एक्सरेज की वेव लेंथ के कंपैरिजन में होती है. इस वजह से जो उसके बॉन्ड्स हैं वो एक तरह से स्लिट्स का काम करते हैं. तो इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन बी. MCQ नंबर 25. अच्छा भाई देखो, इसके अंदर कह रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ वेव्स यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर इज़. तो ये वाली बात आपको याद करनी होगी. इसका आंसर ऑप्शन डी 1.5 माइक्रोमीटर्स. सही है ना, ये बात आपको याद करनी होगी. MCQ नंबर 26. द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर बाउंड्री इज़. ये भी आपको याद करना होगा. ऑप्शन डी 48 डिग्रीज इसका आंसर है. MCQ number 27. A very weak magnetic field produced in brain is detected by option B MRI, magnetic resonating imaging. तो मैग्नेटिक रेजोनेटिंग इमेजिंग MRI एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए ब्रेन में बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स का पता चल जाता है. 8. What is the output Y of the gate circuit shown in the figure. तो भाई ये A है. A के अंदर अगर आप देखो तो ये वाला ब्रेकर यूज़ किया है और यहाँ पर ये वाला, और जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से. तो ये A⁻.B⁻ का सर्किट बना हुआ है. सही है ना, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए. MCQ नंबर 29. Heavy water is used as a moderator in a nuclear reactor. The function of the moderator is, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन टू थर्मल एनर्जीज. क्योंकि भाई जो हैवी वाटर इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट वाटर भी इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन नहीं करा. क्यों नहीं करा? क्योंकि जो हैवी वाटर है मॉडरेटर के अंदर जब हम उसको एज अ मॉडरेटर यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो उनका काम होता है जो न्यूट्रॉन्स इमिट हो रहे होते हैं उनकी एनर्जीज़ को कम कर देना, ताकि एक वो जो न्यूट्रॉन है वो आगे जाके किसी और न्यूक्लियस से फ्यूज़ ना हो सके. तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. MCQ नंबर 30. मुझे नहीं लगता ये बताने की ज़रूरत है. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के जो है वो R/NA के इक्वल होता है. R मोलर गैस कांस्टेंट है और NA एवोगैड्रोस नंबर है. तो अगर आप 8.314 को डिवाइड करो 6.02 10⁻23 से, तो आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है 1.38 10⁻⁻23. MCQ नंबर 31. इन अ साइक्लिक प्रोसेस द फिगर शोन द वर्क डन बाय द गैस इन वन साइकिल इज़. वर्क डन कैलकुलेट करना है और हमें जो साइकिल गिवन है वो कुछ इस तरीके की गिवन है, और ये हमारे पास है P1. ये वाला पॉइंट है हमारे पास 7P1. ये वाला पॉइंट है हमारे पास 4P1 और ये वाला पॉइंट है P1. सही है. तो जो एरिया होता है ना, इस ग्राफ का जो एरिया है वो वर्क डन रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमें सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है. तो एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई? ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो इस ट्रायंगल की जो बेस है वो है AC. तो AC की लेंथ कितनी होगी भाई? ये 4V1 है, ये V1 है, तो 4V1 माइनस V1, तो आंसर आएगा 3 टाइम्स V1. और जो हाइट है वो होगी BC, और BC की जो लेंथ है वो है 7P1 माइनस P1 यानी कि 6 टाइम्स P1. तो इसका आंसर आएगा 3 3 9 टाइम्स P1 V1. तो इसका आंसर ऑप्शन डी. MCQ number 32. An ideal gas is heated from 20 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर कांस्टेंट प्रेशर. एक गैस को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस के ऊपर हीट किया गया है और उसका टेम्परेचर जो है वो 20 से 40 हो गया.
तो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी जाहिर सी बात है अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। MCQ number 33. A piece of ice at 0 degree centigrade is dropped into water at 0 degree centigrade। तो दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट लूज़ बिल्कुल भी नहीं होगी, तो आइस जो है वो मेल्ट नहीं होगी। MCQ number 34. The voltage across 3 microfarad will be। अच्छा भाई देखो, इसके अंदर एक सर्किट गिवन है, दो कैपेसिटर्स लगे हैं, एक 3 माइक्रोफेराड का, दूसरा 6 माइक्रोफेराड का, और हमसे पूछा जा रहा है कि 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ होगा ये बताना है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। सीरीज़ के अंदर दोनों लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6 रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम आएगा 6, यहाँ पर 2 + 1 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2, ये सी 1/c इक्विवेलेंट के इक्वल है। तो इसको जब हम उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल करने पर, ये 1/2 था, उल्टा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 माइक्रोफेराड। सही है भाई, तो कैपेसिटेंस आ गई। अब कैपेसिटेंस के ज़रिए हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है Q = CV। अब इसके अंदर चार्ज के लिए सिंपल मल्टीप्लाई करा दिया तो Q कूलम कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेराड, और V वोल्टेज क्वेश्चन में गिवन है 12 वोल्ट्स का वोल्टेज है, तो 12 से मल्टीप्लाई करा जब 2 को तो ये बनेगा 24 माइक्रो कूलम्स। सही है, तो 24 माइक्रो कूलम्स का चार्ज आ गया। अब यही चार्ज 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर में से भी पास करेगा और यही चार्ज 6 माइक्रोफेराड कैपेसिटर में से भी पास करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज़ के अंदर हैं। तो जब ये चार्ज 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर में से गुजरा तो उसकी कैपेसिटेंस हमें पता है, वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V = Q/C, ये फॉर्मूला अप्लाई करा तो 24 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफेराड, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 × 24 होता है, तो वोल्टेज ऑन 3 माइक्रोफेराड कैपेसिटर कितना आया? 8 वोल्ट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। MCQ नंबर 35। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज़ R। एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस है R। इट इज़ स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली सो दैट द लेंथ इज़ डबल्ड। उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया गया। कितना इंक्रीज़ करा भाई? लेंथ जो है वो डबल कर दी गई है। तो नई रेजिस्टेंस कितनी होगी? वह रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = रेजिस्टिविटी लेंथ पर यूनिट एरिया। सही, तो अगर इससे रिलेशन निकाला जाए रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सही बात है। तो अब भाई देखो, एक बात याद रखो, जब भी किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के जो लेंथ है उसको डबल किया जाता है ना, तो जितने टाइम्स लेंथ बढ़ेगी उतने टाइम्स उसका एरिया कम हो जाता है। तो लेंथ को डबल किया जा रहा है तो उसका एरिया हाफ हो जाएगा। तो लेंथ डबल हुई, उसकी वजह से रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगी, एरिया हाफ हो जाएगा, उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगी। तो 2 बार 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब नई रेजिस्टेंस 4 टाइम्स आएगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सही है ना भाई? आपको बात याद क्या रखनी है कि जब भी किसी वायर की लेंथ को स्ट्रेच करके डबल किया जाएगा या स्ट्रेच करके इंक्रीज़ किया जाएगा, तो जितने टाइम्स लेंथ बढ़ेगी उतने टाइम्स उसका एरिया कम हो जाता है। तो इस वजह से स्क्वायर का रिलेशन बनता है। लेंथ को अगर डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी, लेंथ को ट्रिपल करेंगे रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगी। MCQ नंबर 36। अ रजिस्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी इज़ हीटेड। एक रजिस्टर है जो कि बैटरी से कनेक्ट करा हुआ है, उसको हीट किया है, तो इज़ हीटेड ड्यू टू करंट थ्रू इट। जब करंट फ्लो कर रहा है तो इस वजह से वो हीट अप हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज़ नॉट वेरी। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेरी नहीं करेगी? तो भाई रेजिस्टेंस वेरी करती है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है कंडक्टर के लिए। रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ करती है, रेजिस्टिविटी का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी जो है वो चेंज हो जाती है, पहले थर्मल वेलोसिटी होती है फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी वेरी करेगी।
लेकिन नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने उस कंडक्टर के पास नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल भी वेरी नहीं करते। जितने पहले इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही बाद में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन डी। MCQ नंबर 37, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, सोलेनॉइड का मतलब है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स हों कुछ इस तरीके से। तो जब भी करंट गोल घूमता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट प्रोड्यूस होती है। तो इनसाइड द सोलेनॉइड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की होगी, बिल्कुल स्ट्रेट यूनिफॉर्म। तो इस वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। MCQ नंबर 38, द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज़ एसोसिएटेड विद। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डीके विद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डीके होता है तभी रेडियो एक्टिविटी होती है, अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज रेडिएट होती हैं, एमिट होती हैं। तो डीके, जब न्यूक्लियस डीके होता है तब ये फिनोमेना होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। MCQ नंबर 39, इफ़ अ चार्ज पार्टिकल Q इज़ मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। पैरेलल का मतलब है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के दरमियान 0 डिग्री का एंगल है। तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ ऑप्शन बी के अंदर क्यू बी बी साइन थीटा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर इधर एंगल 0 डिग्री सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्यू वी बी साइन ऑफ 0, तो साइन 0 0 हो जाता है। तो 0 जब इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा। इस वजह से जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पैरेलल एंटर करता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होती। तो ऑप्शन होगा इसका डी। MCQ नंबर 40, द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम इज़ L। सेकंड पेंडुलम है उसकी लेंथ है L। द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम हैविंग पीरियड ऑफ 1 सेकंड इज़। देखो इसको सॉल्व करने का मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप को टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर याद हो, T इज़ इक्वल्स टू 2π√L अपॉन G, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। ये रिलेशन बनेगा टाइम पीरियड का लेंथ के साथ। तो सेकंड पेंडुलम की बात की जा रही है। हमें पता है कि भाई सेकंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है। तो अगर ये 2 सेकंड्स पेंडुलम है और इसकी लेंथ है कैपिटल L जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो अगर इसको 1 सेकंड कर दिया जाए, अब सवाल ये कि ये 2 सेकंड जो लिखा हुआ है ये 1 कैसे बनेगा। ये 1 तब बन सकता है अगर इसको हम डिवाइड बाय 2 करा दें, सही ना भाई। तो अगर टाइम पीरियड को डिवाइड करा रहे हैं 2 से, तो जो लेंथ है वो चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है इस वजह से इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 का अंडर रूट 2 बनेगा और अपॉन में 4 है तो इस वजह से अपॉन में 2, हमारे पास इसका आंसर 1 सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब जो नई लेंथ होगी वो L/4 के इक्वल है। एक तो ये तरीका है इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का। दूसरा, अगर आप को जैसे ये रिलेशन है इसके अंदर अगर आप रेशो कैलकुलेट करो T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट L1 अपॉन L2, सही। इसके अंदर L1 जो है वो कैपिटल L के इक्वल होगा, T1 जो है वो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2 सेकंड्स का, और T2 जो है वो लेंथ को चेंज करने के बाद का टाइम पीरियड यानी कि 1 सेकंड है। L2 हमें फाइंड आउट करना है, सही है। तो इसके अंदर आप स्क्वायरिंग करा के इसको अलग करके L2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो जो कि इन टर्म्स ऑफ L आएगी। MCQ नंबर 41, अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन डी, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर अगर आपको याद हो तो उसके अंदर एक कोर होता है, उसके एक तरफ नंबर ऑफ़ टर्न्स प्राइमरी होते हैं, दूसरी तरफ सेकेंडरी नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स के मतलब उसमें से जब करंट प्रोड्यूस होता है, करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हो जाती है जो कि प्राइमरी के अंदर होती है, और फिर फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेकेंडरी के अंदर भी वही फ्लक्स जब वेरी करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेकेंडरी में भी इंड्यूस हो जाती है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है। MCQ नंबर 42, अ वायर ऑफ 9 ohms रेजिस्टेंस इज बेंट टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है 9 ohms, इसको बेंड किया गया है और ट्रायंगल बनाया गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, इस वजह से इसकी जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है 9 ohms, इसको हम डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ट्रायंगल की एक साइड की रेजिस्टेंस आ जाएगी। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो इस ट्रायंगल की जो साइड्स की रेजिस्टेंस है उसको मैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टर
ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। और ये एक नोड है ए और ये दूसरा नोड है बी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सपोज़ कर लेते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर, सही है। तीनों साइड्स की रेजिस्टेंस सेम होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम है। तो रेजिस्टेंस एक वायर, पूरे वायर की 9 ओम्स थी, सही है। तो बेंड करने के बाद 3 साइड्स बन गई, तो इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आर है इसकी वैल्यू हो जाएगी 9/3 यानी कि 3 ओम्स। तो ये तीनों रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम्स की हैं, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि इसको बैटरी से कनेक्ट करा है ताकि बात समझे में आ सके। तो ये नोड ए है, ये नोड बी है। तो जब करंट फ्लो करेगा फ्रॉम नोड ए टू बी, तो जब ए की तरफ करंट आएगा तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, इधर अलग जाएगा, इधर अलग जाएगा। और जो करंट यहाँ से पास होगा वो सेम इस रेजिस्टेंस में से पास होगा। इसका मतलब ये दो रेजिस्टेंस जो लगी हुई हैं ये दोनों सीरीज़ के अंदर है। तो सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंसेस हैं, तो इसको मैं आर एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आर प्लस आर यानी कि 2R के इक्वल हो जाएंगे आर एस, ठीक है। और फिर ये दोनों रेजिस्टर्स इस रेजिस्टर्स के साथ पैरेलल के अंदर है। तो इन दोनों ओवरऑल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/RS, सही। तो आर एस की जगह पे इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। आर एस जो है वो 2R के इक्वल है, तो 2R मैंने पुट कर दिया। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 2R आ जाएगा, कैंसिल आउट करके 2 + 1 और इसकी वैल्यू आएगी 3/2R। ये 1/R इक्विवेलेंट के इक्वल है। इसको रेसिप्रोकेट करने पे R इक्विवेलेंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2R/3 के। अब इसके अंदर R की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। R की वैल्यू हमारे पास 3 ओम्स है, तो 2 × 3 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई हमारे पास 2 ओम्स। तो इस MCQ का आंसर होगा ऑप्शन ए। MCQ नंबर 43, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी इफ़ अ बॉडी मूव्स विद। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है एक इंस्टेंट पर वेलोसिटी, एक लम्हे की वेलोसिटी। अब ये कह रहे हैं कि इंस्टेंट वेलोसिटी इक्वल है एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज ओवरऑल यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो होती है, जिसको वेरिएबल वेलोसिटी अगर है तो उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए एवरेज लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी के, कब? जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। MCQ नंबर 44, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्स रेज। एक्स रेज को जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की जाती है तो एक्स रेज डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्स रेज आर डिफ्लेक्टेड। MCQ नंबर 45, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज कमिंग फ्रॉम कूलिज ट्यूब डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। एक्स रेज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं भाई? एक्स रेज जो है वो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कितने वोल्टेज से एक्सेलरेट कराया गया है। वोल्टेज जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है, ये किलो वोल्ट्स के अंदर इसकी वैल्यू होती है। 1 किलो वोल्ट से 10 किलो वोल्ट तक का वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तब जाके एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। तो एक्स रेज डिपेंड करती हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, इस वजह से इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो यहाँ पे पहुँच के नम्स का पास पेपर नंबर 2 अपने अख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद है आपको बातें समझ आई होंगी। तो अगर कोई गलती हो गई हो तो उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।